बड़ा सवाल, मोदी के कड़े तेवर के बाद क्या आतंकियों के खिलाफ अपने देश में कार्रवाई कर पाएंगे पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ? क्या उनकी कार्रवाई का भरोसा या हिंदुस्तान में भरोसे के लायक भी है? और शरीफ के फोन कॉल का मकसद जो उन्होंने मोदी को किया, क्या सिर्फ भारत पाक वार्ता को बचाना है? एक लंबा चौड़ा एक्सपर्ट्स का और पॉलिटिशियंस का पैनल हमारे साथ है। जीवीएल नरसिम्हा, आप कह रहे हैं एक और मौका देना चाहिए पाकिस्तान को। चलिए, आप दे रहे हैं एक मौका, आप दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जैसा अभी तक होता है वही हुआ, इस हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और एक और हमला हो गया, क्योंकि हमले अक्सर होते रहे, रुके तो है नहीं। या आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमले नहीं होंगे और आगे? अब मानक जी, मैंने ये नहीं कहा चर्चा होंगे या होने चाहिए। मैंने कहा कि जो सरकार इस पे निर्णय करेगी, सही समय पर सही निर्णय और क्रेडिबिलिटी और प्रॉमिसेस पर डिलीवर करना पाकिस्तान के लिए अभी समय आ गया है। यदि डिलीवर नहीं करते हैं तो उसके लिए भारत के पास सारे विकल्प खुले हैं और हमें किसी और दूसरे पार्टियों से सीखने की जरूरत नहीं है। जो खुद पार्टियां अपने परिवार को आगे रख के राजनीति करते हैं, उनके लिए परिवार सबसे सर्वोपरि होता है। हमारे पार्टी आपके पार्टियों की तरह नहीं है। हम राष्ट्रभक्ति में और राष्ट्र नेशन फर्स्ट में विश्वास रखते हैं। तो हमें कहीं और नहीं, ये हमें पॉलिटिक्स का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने भी इसी मुद्दे पर खूब राजनीति की थी। केसी त्यागी जी, आप तो सबसे एक्सपीरियंस है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं पॉलिटिक्स में। त्यागी जी, क्या ये पहली बार है कि इस पर राजनीति हो रही है या अक्सर राजनीति होती आई है? जीवीएल, एक सेकंड में आ रहा हूँ, एक त्यागी जी से कमेंट ले लूं, एक सेकंड। मानक जी, आप मुझे एक सेकंड में आ रहा हूँ। जीवीएल, एक सेकंड। त्यागी जी देखिए, प्रधानमंत्री कोई मजबूती का कदम उठाएंगे, समूचा देश और हमारी पार्टी उनके साथ रहेगी। जीवीएल जी, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये नेशनल यूनिटी के खिलाफ एक काम है। मैं आपकी थोड़ी जानकारी में लाना चाहता हूं। जब हम और आप एनडीए में साथ थे तो यूपीए को कोसते थे कि सीमा पार का सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। एक मिनट मानक जी, 2011 में 62, 12 में 114, 2013 में 347 और एनडीए की सरकार आने के बाद 562 और 2015 में इससे भी ज्यादा सीज फायर वायलेशन हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होकर के गए थे हैदराबाद में, जब 5 रुपए का टिकट लगा था उनको सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों के सर कटे हुए आ रहे हैं और व्हाई शुड इट फॉलो प्रोटोकॉल विद ए नेशन दैट किल्स अवर सोल्जर्स। यानी कि आप तो प्रोटोकॉल निभाने के पक्ष में नहीं थे। तो क्या वार प्राइम मिनिस्टर अलग होना चाहिए और पीस प्राइम मिनिस्टर अलग होना चाहिए, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ था? जब पार्लियामेंट में युद्ध समाप्त हो गया तो कहा कि अब वार प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। तो क्या जो, और एक ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये देश जो है 120 करोड़ लोगों का है। आप हर चीज में कांग्रेस बीजेपी ला देते हो। कांग्रेस पार्टी गलत काम करती थी इसलिए वहां पर है। आपकी पॉलिसी और कांग्रेस की पॉलिसी में ये फर्क है। मेरी बात सुन लीजिए जीवीएल, मैंने इसलिए संघ वालों को पूछा इसमें, ये आपके आइडियोलॉजिकल मेंटर है। एक मिनट मानक जी, नहीं, आप खूब राजनीति। एक मिनट, लेट मी फिनिश फर्स्ट प्लीज। यू आर ए वेरी जेंटलमैन। मैंने संघ के मित्र से अपने इसलिए पूछा कि पाकिस्तान को लेकर के कंसिस्टेंट 60 साल से उनकी एक राजनीति है, जिसको बीजेपी के जनसंघ के लोग भी मानते थे। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे सीमा पार से अतिक्रमण हो, चाहे 26/11 हो, चाहे संसद पे हमला हो, चाहे बीहेडेड हो, चाहे 18 साल की एक विधवा के आंसू भी ना पूछे हों और उनके साथ चर्चा हो रही हो। आप तो कह रहे थे टेरर एंड टैक्स कांट गो टुगेदर। द टीयर्स इन द आईज ऑफ ए विडो एंड द टॉक्स कांट गो टुगेदर। देखिए, मैं जीवीएल, एक सेकंड, जीवीएल जवाब दे रहे हैं। जीवीएल, अच्छा, आप मुझे समय दीजिए। आपने त्यागी जी को बहुत समय दिया है, सीनियर है, लेकिन राजनीति कर रहे हैं, मुझे इस बात का अफसोस है। और जहां तक सरकार का सवाल है, क्या आप सरकार की आंकलन बयान से करेंगे? क्या आप केवल हमसे उम्मीद करते हैं सरकार की तरफ से एक बड़े एक वर्बल अटैक हो? मैं समझता हूं हम सरकार में हैं, बहुत जिम्मेदारी से काम ले रहे हैं और विश्व में, पूरे विश्व से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बने हुए हैं
बनाए हुए हैं। और जिस प्रकार आतंकवाद को गलत बायलैटरल रिलेशंस में सबसे प्राइमेसी देकर के हम बात कर रहे हैं, बाहर पाकिस्तान कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। आज पहले ऐसे होता था। टॉक्स का मतलब हमारे लिए टेरर टॉक्स है, टेरर टॉक्स है। सबसे पहले त्यागी जी, आपके मित्र मणिशंकर अय्यर जी जाकर के किस प्रकार बयान करते हैं आपको मालूम है। तो कांग्रेस पार्टी आप इसी प्रकार मैं एग्री नहीं करता उससे। आप ये कहना चाहते हैं क्या मैं सलमान एग्री नहीं करता। नहीं, मणिशंकर अय्यर अच्छा एक सेकंड फिर देखिए हम पेटी पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। एक सेकंड जीवीएल एक सेकंड जीवीएल, आप जो कह रहे हैं, आप जो इशारों में बात कह रहे हैं जीवीएल बना दिया जीवीएल, आप जो इशारों में बात कह रहे हैं, मुझे वो बहुत गहरी बात लग रही है। नदीम जावेद एक सेकंड, मनीषा एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड। राकेश जी मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं उस पर। बहुत गहरी बात जीवीएल भी इशारा कर रहे हैं और आप भी इशारा कर रहे हैं कि एक आखिरी मौका पाकिस्तान को देना चाहिए। देखिए राकेश जी, क्या संघ के अंदर, क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानते हैं अंदर क्या चल रहा है, क्या संघ के अंदर जो ये रुख बदला है कि चलिए बात करिए, एक बार देखिए, क्या वाकई ये आखिरी मौका है? अगर इस बार पाकिस्तान से बातचीत के जरिए बात आगे नहीं बढ़ी तो अंदर क्या ये मूड बन गया है कि उसको सबक सिखाना एक आखिरी रास्ता बचता है? देखिए, एक बात देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान पॉलिसी में जो एक चेंज करने की बात कही, जो हमें खुलकर स्वीकार करना चाहिए कि टेररिज्म और पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में यदि एक लाइन खींच दे और आर्मी को ध्वस्त करने को से, आर्मी का जो एक संप्रभु, आर्मी को अलग थलग में आर्मी रहील शरीफ जो आर्मी को लीड कर रहे हैं, जो भारत से युद्ध चाहते हैं, 71 का बदला लेना चाहते हैं, उनको अगर ध्वस्त करें और जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बन रही है उस वाकई प्रैक्टिकल है। नहीं, मेरी बात मैं इसका पूरा कर लूं, पाकिस्तान मैं पूरा कर लूं। यदि यह नीति के तहत पाकिस्तान एक लिमिटेड समय में, अब तक पाकिस्तान को अवसर देते थे, इस बार पाकिस्तान अवसर की भीख मांग रहा है। इसका अर्थ है भारत की सरकार से पाकिस्तान डर रही है। भारत की जो स्थिति है, भारत में जो जिन राष्ट्रवादियों की सरकार है, ये मनमोहन जी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचार जिसकी त्यागी जी इशारा कर रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, अंदर संघ के ये मूड मैं कह रहा हूं कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद नहीं देंगे। पठानकोट में गिरे हुए एक एक बूंद के कतरे का बदला पाकिस्तान से हम लेंगे। यदि पाकिस्तान उस बदला लेने में या तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करे, नहीं तो हम बदला लेंगे। पाकिस्तान को एक खुला संदेश है। तो नदीम जावेद, अब क्या आपत्ति है आपको? वो कह तो रहे एक मौका देना चाहते हैं हम, एक और मौका। आपने भी इतने सारे मौके दिए उनको, ऐसा नहीं है कि आपके राज में हमले नहीं हुए थे। 26/11 याद होगा आपको, बार बार हुए, आपने भी मौके दिए। एक अगर मोदी जी और देना चाहते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? मानक जी, 27 जुलाई को पंजाब के अंदर पाकिस्तान की तरफ से एक आतंकवादी हमला हुआ था। 8 लोग उसमें शहीद हुए थे, जवान शहीद हुए थे और एक एसपी शहीद हुए थे। और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, संघ के विचारकों ने यही सारी बातें कही थी जो आज ये आके टेलीविजन स्टूडियो में कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक दिखा देंगे, एक बार उनको मौका देना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन आज फिर उसी तरह का दोबारा हमला हो गया है। सवाल इस बात का है कि आप पाकिस्तान को कितना मौका देना चाहते हैं। और जहां तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बात है, ये आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से चल रहा है कि पाकिस्तान में 3 तरह का एस्टेब्लिशमेंट है। एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा आईएसआई का है और तीसरा फौज का है। फौज का और आईएसआई का रोल ज्यादा हो जाता है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में। ये तो अब क्लास में ये नदीम साहब, नदीम जावेद ऐसा कर रहे हैं। नदीम जावेद, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कक्षा का क्लास में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कांग्रेस क्या चाहती है? अच्छा, कांग्रेस विकल्प बता दे। नदीम साहब, एक सवाल है नदीम साहब, ठीक है, मैं मान लिया। बीजेपी कांग्रेस मत बनाइए, मुझे मनीषा के पास जाना है। ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है, विपक्ष की पार्टी एक विकल्प बता दे भारत सरकार को क्या करना चाहिए। हाँ, एक विकल्प बता, चलिए बता दीजिए, एक विकल्प बता दीजिए, आज क्या करना चाहिए बताइए। मैं बताता हूँ विकल्प। नदीम साहब से बताता हूँ। ठीक है, देश प्राप्त हुआ है, आपने देश की जनता से वादा किया था और आप अपना विजन डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, आप अपना मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। घड़ी की सुई 2014 की हिलने में रुकी हुई है। अच्छा, एक सेकंड नदीम जावेद, आप सलाह नहीं देना चाह रहे, त्यागी जी सलाह देना चाह रहे हैं। मनीषा, एक सेकंड में आ रहा हूं बस। त्यागी जी जल्दी से, आप क्या सलाह देंगे मोदी जी को? मैं एक सेकंड मैं राकेश जी, इस देश की जो आहत जनता है, ये कांग्रेस, बीजेपी या जेडीयू के, शिवसेना की नहीं, हाँ। जो गमगीन चेहरे हैं, जो विधवाओं के आंसू हैं, मैं उनकी तरफ से आपसे कहना चाहता हूं कि 15 तारीख की जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की वार्ता है, खत्म मत कीजिए, कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। ठीक है, ताकि ये विश्वास लगे कि सरकार जो है दृढ़ता के साथ ये मैसेज देना चाहते। ठीक है, वो रास्ते भी खुले हुए हैं। मनीषा, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जीवीएल जो कह रहे हैं और राकेश सिन्हा जो कह रहे हैं कि अगर कुछ
अग्रेशन कुछ दिखाना भी होगा, कोई मुंहतोड़ जवाब देना भी होगा, तो टीवी स्टूडियो में थोड़े बताएंगे, सबको बता के थोड़े करेंगे। हो सकता है अंदर कुछ प्लानिंग चल रही हो। ऐसे में एक मौका अगर और वो देना चाहते हैं तो क्या आपको उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? देखिए, हम एनडीए की सरकार में शिवसेना मौजूद है, मगर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुन के दिया। चुनाव के पहले जो कुछ भाषण नरेंद्र मोदी जी ने किए, 56 इंच की छाती के बारे में बात किया, क्या आप ओबामा के पास जाके ओबामा ओबामा मामा करके रोएंगे, ये भी कहा। सभी बातें हो चुकी। आप तो बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर की तरह बात कर रही है मनीषा। जनता ने उनको भारी बहुमतों से विजयी किया है। मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, विकल्प बताइए ना, बहुत विश्वास इनसे विकल्प पूछिए। नहीं, ये कुछ रणनीति ये में डायग्नोसिस सब जानता है। आप कुछ विकल्प बता दीजिए ना। कुछ कूटनीति आप में सरकार में हैं, सरकार में है, आपके कैबिनेट मंत्री विकल्प बता वो दें। तो बता चुकी है, वो कह रही है बातचीत क्या नहीं होनी कहते हैं? चाहिए। अभी विकल्प क्या होना वो कह रही चाहिए? है बातचीत नहीं होनी चाहिए। त्यागी जी ने जो विकल्प कहा कि बातचीत टालना चाहिए, देखिए रचनात्मक विकल्प है, ये रचनात्मक विकल्प है। अच्छा, एक सुन लीजिए। हाँ मनीषा, आप लोग जब बात कर रहे थे तब मैं चुप बैठी थी। मनीषा। आपका ये फर्ज बनता है कि मेरी बात सुने। बोलिए, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ। बोलिए। आप बताइए, विकल्प बता दीजिए। आप लोग बात कर रहे थे तो मैं चुप गई। हाँ, बोलिए मनीषा, बोलिए। आप बताइए विकल्प। देखिए, हम देश बदलाव चाहता है। देश चाहता है कि अब पाकिस्तान के बारे में कोई न कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को बहुत आशा से चुनकर दिया है लोगों ने। लोग बदलाव देखना चाहते हैं। पीपल वांट अ चेंज। अगर वही बातें होती रही तो फिर क्या फर्क हुआ पहले की सरकार में और अब की सरकार में? ठीक है, पॉइंट टेकन। ठीक है, कभी पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। मनीषा का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। राकेश जी, कभी दिया जाए। शिवसेना का स्टैंड कंसिस्टेंट है इसमें। एक मिनट मुखर्जी साहब, राकेश जी, टाइम मेरे पास कम बचा। मुखर्जी साहब, एक सेंटेंस बता दूं, कभी दिया बुझने से पहले उसकी लौ तेज हो जाती है, ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है। इस संबंध के बारे में डिप्लोमेसी में भी कभी ऐसा होता है। अच्छा मुखर्जी साहब, आपको लगता है कि अब मोदी जी पर जितना डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि अपनी उन्होंने एक इमेज ऐसी बनाई है कि हम आएंगे तो हम पाकिस्तान पॉलिसी बदल देंगे, किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी, अब उनके राज में सबसे बड़ा हमला हुआ है ये, वो एक मौका और देना चाहते हैं। आपको लग रहा है ये आखिरी मौका होगा? इसके बाद कुछ एक डिसाइसिव एक स्टैंड इंडिया ले सकता है? डिसाइसिव स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन डिप्लोमेसी में डिसाइसिव स्टैंड एक क्षण में नहीं होता है। मेरा तो ये राय है, नंबर 1, मेरे ख्याल से वार्ता आगे होगी, और जैसे त्यागी जी ने कहा, वार्ता के भी ऑप्शंस हैं। नंबर 1, 15 तारीख को विदेश सचिव जाएं, लेकिन जाएंगे तो जरूर सबसे पहले जो पठानकोट के पहले का एजेंडा बनाया हुआ था पीएमओ में या और विदेश मंत्रालय एजेंडा में, चेंज कर वो बदलेगा, क्योंकि नंबर 1 वो कहेंगे पठानकोट टेररिज्म वगैरह। दूसरा, अगर भारतवर्ष सिग्नल देना चाहे कि हम वार्ता के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम शांति चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन टेररिज्म इज नंबर 1, तो एनएसएस को इंसिस्ट कर सकते हैं कि एनएसएस की मीटिंग पहले हो, या विदेश सचिव जैसे उन्होंने कहा उनकी मीटिंग पोस्टपोन कर सकते हैं, ये सिग्नल देने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ तजुर्बे से फॉरेन पॉलिसी नहीं किया जा सकता। फॉरेन पॉलिसी एक डायनामिक चीज है। आज 2-3 चीजें अलग फर्क हो चुकी हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रेशर बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान अंदर से जल रहा है। उनके एयरफोर्स रिकॉनेसेंस प्लेस पे हमला हुआ है, उनका टेररिज्म उन पे छा गया है, वो हिले हुए हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री का विजिट और उसके पहले जो कुछ हुआ, उससे लगता है कि एक सिविलियन गवर्नमेंट जो है कि और रिलक्टेंटली शायद आर्मी, और इसमें पजलिंग मामला है पठानकोट की वजह से, शायद दबाव के वजह से और अपनी अंदरूनी स्थिति के वजह से सामने बढ़ने को तैयार है। इसलिए मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री एक और बार कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान सचमुच आगे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है कि नहीं। आखिर में 100% फ्रेंडशिप हार्मनी पाकिस्तान के साथ कभी नहीं होगा, लेकिन देयर विल बी व्हाट इज बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट में वहां था, उसको कहते हैं कोल्ड पीस। एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, व्यापार करेंगे, एक साथ जिएंगे, खास दोस्ती नहीं होगी, लेकिन कोल्ड पीस इज द बेस्ट वी कैन होप फॉर। आपने बहुत बड़ी बात कही है। आपने कहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच भी कभी वो दोस्ती नहीं हो सकती जो सही मायनों में दोस्ती कहलाती है। कोल्ड पीस जरूर हो सकता है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जीवीएल आपके पास जरूर आऊंगा मैं, क्योंकि केसी त्यागी साफ कह रहे हैं, मनीषा साफ कह रही है, शिवसेना की नेता, कि बातचीत नहीं होनी चाहिए।
अभी भी आपने पाकिस्तान को मौका देने की बात तो कही है, लेकिन 15 तारीख को जो बातचीत तय है उस पर क्या कोई मूड सरकार के अंदर बना है, उसका क्या करना है? एक छोटा सा ब्रेक, सबसे बड़ा सवाल जारी है, देखते रहिए न्यूज 24। जांच में एसपी सलविंदर, उनके रसोइये और दोस्त राजेश वर्मा के बयान आपस में नहीं मिल रहे हैं। टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज, उसमें एसपी की गाड़ी की पहचान हो चुकी है, 40 और लोगों की भी पहचान होगी। हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी और जानकारी दे रहे हैं। संजीव, इसका मतलब अगर एसपी के बयान ही आपस में नहीं मिल रहे हैं उन बाकी 2 लोगों से, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है एनआईए को। गड़बड़ दरअसल इस बात से सबसे पहले लगी कि जिस रूट पर उस रात ट्रैवल कर रहे थे एसपी सलविंदर सिंह, उस रूट पर एक मैसेज फ्लैश किया गया था। उस मैसेज में ये कहा गया था कि एसपी साहब सरप्राइज चेकिंग पर हैं, जबकि हकीकत यह है कि कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसपी सलविंदर सिंह को सरप्राइज चेकिंग करने का कोई इख्तियार नहीं दिया गया था और नहीं कोई ऐसी सूचना थी हायर अप्स को। तो आखिर इस तरह का मैसेज क्यों फैलाया गया था? और दूसरी बात यह है कि जो फिदायीन होते हैं वो हमेशा जब एबडक्ट करते हैं तो फिर वो जिंदा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इस मामले में तीनों लोग जिंदा छोड़ दिए गए हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि एसपी सलविंदर सिंह जो फिलहाल बातें कह रहे हैं शायद वो हकीकत नहीं है, और इस कारण से एनआईए अपनी जांच की शुरुआत उनके बयानों से कर रही है और उन्हें उस जगह पे ले जाएगी जहां पर वो बता रहे हैं कि घटनाक्रम घटित हुआ था। कहीं ये शक हो रहा है कि किसी और कार्य से तो वहां सलविंदर सिंह नहीं थे, जैसा कि वो बता रहे हैं कि वो मंदिर गए थे, मत्था टेकने गए थे, कहीं कोई और प्रयोजन तो नहीं था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां से एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो रही है और निशाने पर ऐसा लग रहा है कि एसपी सलविंदर सिंह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस जानकारी के लिए। लेकिन अगर वाकई अब इस जांच के दायरे में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह खुद भी आ रहे हैं तो वाकई बहुत चौंकाने वाली खबर है और बहुत फिक्र की भी हमारे देश के लिए ये बात है, बहुत फिक्र की, क्योंकि पठानकोट में जो हमला हुआ है उसमें हमारे जवानों ने अपनी जान खोई है। उनके परिवारों का हाल देखिए क्या है। अगर ऐसे में शक के दायरे में हमारे ही एक एसपी आ रहे हैं क्योंकि उनके बयान मेल नहीं खा रहे हैं उनके बाकी 2 सहयोगियों के साथ, और एनआईए को और भी उनकी कुछ बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। चलिए, तो सबसे बड़ा सवाल में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए शिवशंकर मुखर्जी, राकेश सिन्हा, जीवीएल नरसिम्हा राव, माफ कीजिए राव बोल दिया, जीवीएल नरसिम्हा, केसी त्यागी, मनीषा कायंदे, नदीम जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। लेकिन जैसा शिवशंकर मुखर्जी कह रहे थे और राकेश जी भी कह रहे थे, पब्लिक सेंटीमेंट बहुत जरूरी है।